लोकसभा में चौथे चरण का मतदान शुरू। 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है। चौथे चरण में मैदान में 1717 प्रत्याशी है। सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान चलेगा। बता दें कि कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। लोकसभा चुनाव का चौथा चरण आज है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से शुरू हुई, जो कि शाम 6 बजे तक चलेगी। 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हुई। लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है। तमाम जो व्यवस्थाएं हैं मतदान केंद्रों पर की गई है और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ अनिरुद्ध हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध, 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है और ऐसे में क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है और क्या लंबी कतारें चौथे चरण में भी मतदाताओं की देखने को मिल रही है? पूरे देश भर में लोकसभा का जो चौथा चरण है उसमें वोटिंग शुरू हो गई है और 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश के साथ ये वोटिंग हो रही है और 96 सीटों पे ये वोटिंग हो रही है। और सुबह वोटिंग के पहले उन्होंने मॉक पोल किया। मॉक पोल में मशीन्स वगैरह चेक की जाती हैं कि सारी व्यवस्थाएं बूथ पे चाक चौबंद है या नहीं। और उसके बाद 7 बजे से सुबह वोटिंग शुरू हुई है और अभी हालांकि कहीं से भी एकदम लाइनें लगने की सूचना नहीं है, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बढ़ेगा वैसे ही वोटिंग करने लोग आने लगेंगे। लेकिन जहां तक बात करें हम इन 96 सीटों की, तो आंध्र प्रदेश में विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हो रहा है और यहाँ पे सबसे हाई प्रोफाइल सीट है हैदराबाद की, जहाँ पे माधवी लता जो भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार है, उनका मुकाबला असदुद्दीन ओवैसी से है। और इसके अलावा अखिलेश यादव की किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। गिरिराज सिंह जो बड़े नेता हैं उनकी किस्मत भी आज ईवीएम में कैद होगी। ऐसे तमाम बड़े नेता। इसके अलावा जम्मू कश्मीर की एक सीट पे भी आज चुनाव है और देखा जाए तो अभी कुछ ही देर हुई है जब वोटिंग शुरू हुई है और धीरे धीरे मतदान केंद्रों पर भीड़ लगना आगे भी शुरू होगी। बिल्कुल अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश की बात करें तो आज अंतिम चरण का मतदान मध्य प्रदेश में हो रहा है। क्या व्यवस्थाएं मतदान केंद्रों पर की गई है और किस तरीके से जागरूकता अभियान चलाया गया था ताकि मतदाता मतदान करने के लिए पहुंचे? देखिए, लोकसभा के चौथे चरण की बात अगर हम मध्य प्रदेश की करें तो मध्य प्रदेश में आज 8 लोकसभा सीटों पे वोटिंग सुबह से शुरू हो गई है। 7 बजे से ये वोटिंग शुरू हुई है जो शाम को 6 बजे तक चलेगी। और जहां तक बात करें इन 8 सीटों की तो ज़्यादातर सीटें इनमें मालवा निमाड़ अंचल की हैं और मालवा निमाड़ अंचल पर न केवल कांग्रेस का बल्कि भारतीय जनता पार्टी का भी फोकस था। और जहां तक बात करें मालवा निमाड़ अंचल की तो आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री है उज्जैन से अपना वोट डालेंगे। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी इंदौर में अपना वोट डालेंगे। इसके अलावा उमंग सिंगार धार झाबुआ में अपना वोट डालेंगे और कैलाश विजयवर्गीय इंदौर में अपना वोट डालेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के तमाम दिग्गज हैं जो कि मालवा निमाड़ क्षेत्र में रहते हैं, वो सभी आज अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। और जहां तक इंदौर की बात करें तो इंदौर में कांग्रेस लगातार अभियान चला रही थी कि नोटा पे वोट दीजिए, नोटा पे वोट दीजिए। तो इंदौर का मुकाबला, हालांकि इंदौर पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन इंदौर का मुकाबला काफी रोचक हो गया है और यहां पे कांग्रेस का कोई उम्मीदवार नहीं है। अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बसपा के प्रत्याशी सोलंकी यहां से मैदान में, लेकिन उनकी उपस्थिति बिल्कुल नहीं के बराबर है। इसके अलावा बात करें हम मालवा निमाड़ क्षेत्र की तो धार में आज वोटिंग होगी, खरगोन में वोटिंग शुरू हो गई है। इसके अलावा मंदसौर, देवास, ऐसे तमाम मालवा निमाड़ की 8 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश में जिन पर सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है। और अभी वोटिंग काफ़ी धीमी है क्योंकि कुछ ही समय वोटिंग शुरू हुआ है, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा और चुनाव आयोग को भी उम्मीद है कि इस बार चौथे चरण में वो अच्छी वोटिंग देखने को मिलेगी उसे। और चुनाव आयोग ने कई तरह के भोपाल में जो लकी ड्रॉ किए थे उसका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा मिला। लोगों को डायमंड रिंग से लेकर फ्रिज, घड़ी, वॉशिंग मशीन, ऐसे तमाम पुरस्कार मिले। और चुनाव आयोग को भी उम्मीद है कि मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पे पिछले 2019 के चुनाव से ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज रहेगा। बिल्कुल देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज निकलकर सामने आता है। हमारे साथ में राहुल भी बने हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र से। राहुल, 10 राज्यों की 96 सीटों पर आज वोटिंग हो रही है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई। क्या लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है? बात करें तो महाराष्ट्र की 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और शुरुआत की बात करें तो शुरुआत में जो लंबी कतारें तो नहीं,
इक्के दुक्के दो लोग दिख रहे हैं। वैसे भी महाराष्ट्र का जो परसेंटेज रहा, वोट परसेंटेज काफी कम रहा, जबकि बॉलीवुड के लोग आह्वान किए स्वदेश से ज्यादा के बोला कि आप वोट डालने का अधिकार अपना यूज करें। और जितने भी नुक्कड़ नाटकों के द्वारा भी जो वोटरों को अवेयरनेस फैलाई गई, तो उसके बाद भी अभी धीमी गति से अभी इक्का दुक्का लोग ही वोट डालने आ रहे हैं। और जहां तक 11 सीटों की बात करें, नंदुरबार, जलगांव, रावेर, जलाना, औरंगाबाद, मावेल, पूर्व और सिरूर, अहमदनगर और सिरडी और बीड है जो 11 सीटों पर मतदान आज लोकसभा के हो रहे हैं। तो सभी जगह से जो हमें रिपोर्ट में ले वहां पर अभी तक जो है इक्का दुक्का लोग ही वोट डाल रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो हो सकता है संख्याएं बढ़े, क्योंकि इस बार जो चौथे चरण में जागरूकता फैलाने के लिए एक छोटी की जोर, चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे बॉलीवुड हो, चाहे मीडिया कर्मी हो, चाहे जो समाज सेवी है, सब लोगों ने जोर लगा दी। तो फिर महाराष्ट्र का सबसे कम परसेंटेज रहा वोट डालने का, तो उसको देखते हुए चौथे चरण में शायद उम्मीद की जा रही है कि परसेंट ऑफ रेशियो बढ़ जाए। और बात करें ना महाराष्ट्र की 11 सीटों में, तो पिछले बार की परफॉर्म करें तो 7 सीट बीजेपी ने जीती थी इसकी, और 2 सीट शिवसेना ने जीती थी, 1 सीट एमआईएम के ओवैसी की औरंगाबाद से निकली थी, और 2 कांग्रेस की निकली थी। तो 11 सीटों का आंकड़ा ये था। ये परफॉर्मेंस दोहरा पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ये भी देखने की बात होगी चौथे चरण में। जी बिल्कुल, तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो भी मतदान केंद्रों पर की गई है और कई दिग्गजों की साख दांव पर है। हमारे साथ में अंकित बने हुए हैं लखनऊ से। अंकित, आज 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो कौन से दिग्गज मैदान में है? मतदाता है 1,15,00,000 महिला मतदाता और 947 करीब थर्ड जेंडर का मतदाता जो है आज वो मैदान में उतर करके वोट डालेंगे। और कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो जाएगी। अगर हाई प्रोफाइल सीट की बात करें तो हाई प्रोफाइल सीट में इस समय कन्नौज है, जहां पे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और वहां पर मौजूदा सांसद बीजेपी के सुब्रत पाठक के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। 2019 में सुब्रत पाठक ने डिंपल यादव, जो कि अखिलेश यादव की पत्नी है, उनको हरा करके अपनी वहां की सीट पर, कन्नौज की सांसद सीट पर अपना कब्जा कर लिया था। लेकिन इस बार देखना दिलचस्प होगा जब अखिलेश यादव स्वयं उतरे हैं कन्नौज की सीट पर और सुब्रत पाठक भी जो मौजूदा सांसद है उतरे हैं, तो कितनी कांटे की टक्कर होती है। आपको बता दें कि यहाँ पर जो है वो माहौल जो है काफी पहले जो है अखिलेश यादव नहीं उतर रहे थे, उन्होंने अपना बोला था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे कन्नौज से अपना नाम उतारा और कई बार कैंडिडेट बदलने के बाद अखिलेश यादव खुद मैदान में आ गए सुब्रत पाठक के लड़ने। तो कहीं ना कहीं एक करारी टक्कर देखी जा रही है कि ये देखना होगा कि इस बार अखिलेश यादव की साख दांव पे लगी समाजवादी पार्टी के जो कोर वोटर्स हैं उनके लिए वो मैदान में उतरे हैं और वहां के स्थानीय लोकल नेता भी उनके न उतरने से नाराज थे, तो अखिलेश यादव ने नाम अपना सामने कर दिया। दूसरी अगर सीट की बात करें तो दूसरी सीट है साक्षी महाराज की, जो उन्नाव से मौजूदा सांसद है और वहां पर वो तीसरी बार हैट्रिक लगाने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर बात करें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री की, जो अजय मिश्रा टेनी है, वो खीरी सीट से इस बार जो है सांसदी लड़ रहे हैं। तो देखना दिलचस्प, ये 3 सीटें हैं जिसमें बहुत ही दिलचस्प मुकाबला होने वाला है और 13 सीटों पे कुल मतदान हो रहा है। पिछली बार 59.37 मतदान हुआ था और इस बार देखना होगा कितना मतदान उत्तर प्रदेश की जनता करती है जाकर के। बिल्कुल देखना होगा कि कितना वोटिंग परसेंटेज सामने आता है। हमारे साथ में धर्मेंद्र जुड़ गए हैं पटना से, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र, आज चौथे चरण का मतदान हो रहा है और ऐसे में मतदान केंद्रों पर कैसी तस्वीरें सामने आ रही है? पहली बात मैं बात करता हूं कि आज मौसम का मिजाज एक बदला हुआ है। पहले जो 3 चरण में चुनाव हुआ था काफी गर्मी थी और आज का जो मौसम है काफी सुहाना है, नमी है, इसलिए वोट का परसेंटेज हर हाल में बढ़ेगा। इसका कोई मतलब लिखित नहीं बल्कि लिखित है कि ये वोट का परसेंटेज आगे बढ़ेगा। रह गई बात चुनाव की, लोकसभा क्षेत्र में 5 क्षेत्र का चुनाव होना है। 5 क्षेत्र में जो है टोटल मतदाता की संख्या लगभग 10 पॉइंट कुछ लाख पड़ता है। तो सबसे बड़ी सवाल ये है कि 2 हॉट स्पॉट बना है, बेगूसराय और मुंगेर। मुंगेर सबसे बड़ा है कि यहाँ से जेडीयू राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह खड़े हैं। वहीं बेगूसराय से तीखे, हर बात में तीखी आलोचना करने वाले गिरिराज सिंह मंत्री, वो चुनाव मैदान में रह गए। तो दोनों की सीटें ये दांव पर लगी हुई है और दोनों की किस्मत आज ईवीएम मशीन में बंद होगी। सबसे बड़ी बात है कि सुरक्षा की व्यवस्था, मेरे पीछे मतदान केंद्र है मुंगेर संसदीय क्षेत्र जमालपुर का, जहां की कम परसेंटेज मतदान हुआ था और यहाँ के निर्वाचन आयोग ने इस बार अपनी कमर कसी है कि ताकि यहाँ का परसेंटेज चुनाव का मतदान बढ़ सके। इसलिए सबसे बड़ी बात है कि नुक्कड़ सभा
और क्या कहते हैं प्रचार अभियान सारा व्यवस्था कराई गई थी कि ताकि परसेंटेज बढ़ सके। निर्वाचन अधिकारी ने साफ तौर से कहा था कि इस क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत हर हाल में बढ़ना चाहिए और मतदाताओं से भी अपील की थी कि भाई आप लोग पहले जलपान नहीं, पहले मतदान उसके बाद जलपान करें। 7 बज चुके हैं और मेरे पीछे में लाइन लंबी कतार लगी हुई है महिला और पुरुषों की, वोट देने के लिए उत्साहित है। सबसे बड़ी बात है कि ये लोकसभा का एक महान पर्व है। इस चुनाव में सारे के सारे उम्मीदवार चाह रहे हैं कि मैं सुबह सुबह मतदान करके उसके बाद जलपान करूं। सुरक्षा व्यवस्था की लिहाजा रखिए। जहां तक की बात है कि लगभग मतदान केंद्रों पर बिहार पुलिस अर्धसैनिक बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। दंडाधिकारी सहित अन्य पुलिस बल की गश्ती देखी जा रही है। जी चलिए धर्मेंद्र, लौटेंगे आपके पास, लेकिन आप मतदान केंद्र पर मौजूद है तो मतदाताओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा। तब तक अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं मध्य प्रदेश से। अनिरुद्ध, अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो 8 सीटों पर जिन पर आज मतदान हो रहा है उनमें से कुछ सीटें आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और ऐसे में राहुल गांधी भी पहुंचे थे। तमाम जो राजनीतिक दल के दिग्गज है वो पहुंचे थे और आदिवासियों को साधने की कोशिश की थी। देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें जिन पे अभी मतदान चौथे चरण में शुरू हो गया है, उसमें काफ़ी सारा जो इलाका है वो आदिवासी बाहुल्य इलाका है और देश भर के सबसे ज़्यादा 2 करोड़ से ज़्यादा आदिवासी मध्य प्रदेश में निवास करते हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले लंबे समय से राज्य में मौजूद है मध्य प्रदेश में, इसलिए कई उन्होंने योजनाएं भी चलाई हैं और आदिवासियों को अपनी तरफ करने में कुछ हद तक वो सफल भी हुए। लेकिन आदिवासी वोट बैंक जो है वो कांग्रेस का पारंपरिक वोट बैंक है और आज भी आदिवासी भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी पर विश्वास करते हैं। और जहाँ तक बात करें हम इस बार चौथे चरण के पहले चुनाव प्रचार की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मध्य प्रदेश के खरगोन में रैली ली थी। खरगोन का काफ़ी बड़ा इलाका आदिवासी बाहुल्य आता है और खरगोन में ही राहुल गांधी ने भी रैली की थी। इसके अलावा भी अन्य क्षेत्रों में गए थे। लेकिन बात करें आदिवासियों की, तो आदिवासियों को रिझाने में दोनों पार्टियां ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी और आज सुबह से जो वोटिंग हुई है उसमें आज के जो 8 लोकसभा पे वोटिंग है उनमें आदिवासी वोटर्स की भूमिका काफ़ी अहम रहेगी। और जहां तक बात करें आज मौसम की, तो कल रात से भोपाल सहित आसपास के कई इलाकों में मौसम काफ़ी खराब है और आज भी मौसम विभाग ने 21 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। तो अगर इन 21 जिलों में कुछ वो इलाके भी हैं जहां पर आज वोटिंग होनी है, तो आज अगर इन इलाकों में बारिश होती है, जैसे भोपाल में कल रात से रुक रुक के सुबह तक बारिश होती रही भोपाल और भोपाल के आसपास के इलाकों में, और आज मौसम विभाग ने 21 जिलों में मध्य प्रदेश में बारिश का अलर्ट जारी किया है। और इन अलर्ट में उन लोकसभा के 8 जो जहां चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग हो रही है, वहां के कई इलाके भी शामिल है। अगर वहां दिन में बारिश होती है तो वोटिंग परसेंटेज में कमी निश्चित रूप से देखने को मिलेगी। हालांकि चुनाव आयोग ने धूप से बचने के तो पूरे इंतजाम किए, लेकिन अचानक अगर तेज बारिश और आंधी चलती है, जैसा कि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण मध्य प्रदेश में भी मौसम बिगड़ा हुआ है और आज 21 जिलों में अलर्ट है, तो अगर वो 8 लोकसभा सीटें जहां पे वोटिंग सुबह से शुरू हो गई है वहां पे अगर पानी गिरता है तो काफ़ी दिक्कत होगी, वोटर्स को भी दिक्कत होगी। और वोटिंग परसेंटेज जो बढ़ाने का दावा किया जा रहा था, भारतीय जनता पार्टी भी इससे चिंतित है, कांग्रेस पार्टी भी चिंतित है और चुनाव आयोग भी चिंतित है। पानी अगर आता है, तेज पानी आता है, आंधी आती है, तो वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के मंसूबे पे पानी फिर सकता है। बिल्कुल, बारिश का जो अलर्ट है वो जारी किया गया है, लेकिन देखना होगा कि अगर बारिश होती है तो क्या व्यवस्थाएं मतदाताओं के लिए की जाती है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं मुंबई महाराष्ट्र से। राहुल, अगर महाराष्ट्र की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो है वो कम निकलता है, लेकिन जो इन्फ्लुएंसर्स है वो भी मुंबई महाराष्ट्र से ही आते हैं। ऐसे में क्या भूमिका उनकी रही जागरूकता अभियान में, किस तरीके से जागरूक मतदाताओं को किया गया कि वो मतदान करने के लिए पहुंचे? बिल्कुल ठीक करें, इंफ्लुएंसर हो चाहे बॉलीवुड हो चाहे समाज सेवी हो चाहे हम लोग खुद ही प्रदेश न्यूज चैनल भी अपील करते हो। काफी लोगों ने प्रयास किया कि परसेंट ऑफ रेशियो बढ़ जाए, लेकिन कहीं ना कहीं धीमा मतदान अभी भी ये दिखा रहा है कि हो सकता है कि परसेंट फिर से गिर जाए। लेकिन कहीं ना कहीं जाके ये देखा जा रहा है कि जिस तरह से नुक्कड़ नाटकों का भी जो कि प्रशासन और चुनाव आयोग की तरफ से किया गया था उसका प्रभाव पड़ेगा और हो सकता है कि चौथे चरण में शायद महाराष्ट्र का परसेंटेज, बोर्ड ऑफ परसेंटेज बढ़ गया। और जो चुनाव आयोग ने इंतजाम किए हैं
पहले से और भी अच्छे कर दिए हैं। हर जगह जैसे अगर बरसात या कुछ आती है तो टेंट लगाए गए हैं, विकलांगों के लिए पूरे व्हील चेयर दिए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, हर तरह से एकदम चाकोचौबंद पूरी व्यवस्था की गई, सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। तो इसको देखकर कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि पूरी व्यवस्था महाराष्ट्र में कहीं हो सकता है परसेंट बढ़ जाए और किसी भी वोटर को किसी भी चीज की दिक्कत ना हो। और बाहर एक जगह है, वहाँ पे आदिवासी वोटर आते हैं, तो उनके लिए भी काफी व्यवस्था की गई है कि वो आराम से आके वोट दे सके। और बात करें बहुत दिलचस्प बात यह है कि इसमें मैं बता दूं कि जो 11 सीटों पे जो आज लोकसभा चुनाव है और महाराष्ट्र आरक्षण वर्सेस ओबीसी आरक्षण का बहुत बड़ा फैक्टर पड़ेगा, क्योंकि मनोज जरांगे पाटिल यही 11 सीटों के लिए जहाँ पे आज मराठा आरक्षण का संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई अपील नहीं की है। लेकिन कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ेगा और मराठा आरक्षण और ओबीसी आरक्षण का टकराव 11 सीट पे ही है। देखा जाएगा कि 4 जून को क्या निकल के आता है। और इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो चीज है बहुत दिलचस्प हो गया 11 सीटों को लेकर देखने भी। बिल्कुल देखना होगा वोटिंग परसेंटेज भी कितना जाता है और मतदान केंद्रों पर मतदाता पहुंचते हैं, लंबी कतारें देखने को मिलती है या फिर नहीं। अंकित हमारे साथ में उत्तर प्रदेश से बने हुए हैं। अंकित, मतदाताओं को लुभाने के लिए कई राज्यों में तमाम जो कोशिश है वो की जा रही है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए गए थे और क्या लंबी कतारें आज देखने को मिल रही है? चौथे चरण की बात करें तो आयोग ने कई नुक्कड़ सभाएं करी, बीजेपी ने भी कई नुक्कड़ सभाएं करी और लोगों को जागरूक किया। विपक्ष ने भी बहुत जागरूक किया लोगों से, बड़े बड़े मंचों से लोगों से आग्रह किया गया कि वोटिंग डे इज नॉट अ हॉलीडे। और उसके बाद जो है बोला गया कि आप वोट करने जरूर जाएं, पहले मतदान फिर जलपान का ये नारा भी दिया गया। आपको बता दें कि जो अगर बात करें वोटिंग परसेंटेज की, तो वोटिंग परसेंटेज 3 चरणों में बहुत खास नहीं रहा है, लेकिन आज जहाँ पे 13 सीटों पे जहाँ पे मतदान हो रहा है वहां पर 59% समथिंग मतदान हुआ था 2019 में। तो आज ये देखना होगा कि कितने परसेंट लोग निकल करके बाहर आते हैं और कितना वोट करते हैं। कल अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि शिकायत मिल रही है कि लोगों को वोटिंग नहीं करने जाने देंगे, कार्यकर्ताओं को वोटिंग नहीं करने जाने देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आज देखना ये होगा कि बड़े परसेंटेज में वोटिंग होगी, चाहे कन्नौज की बात करें, उन्नाव की बात करें, कानपुर की बात करें, चाहे धरौरा की बात करें। और मौजूदा 8 सांसद के साथ एक केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं बीजेपी से। तो कहीं ना कहीं ये चुनाव बहुत दिलचस्प होने वाला है और लोग जो है वो निकलेंगे और वोट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा संख्या में आज चौथे चरण में वोटिंग की आशा करी जा रही है। चलिए अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। धर्मेंद्र हमारे साथ में बने हुए हैं पटना से। धर्मेंद्र, जिस तरीके से आपने बताया कि मौसम काफी अच्छा है और ऐसे में मतदाता घरों से निकलेंगे और मतदान करने के लिए पहुंचेंगे, आप मतदान केंद्र पर मौजूद है, क्या लंबी कतारें मतदान केंद्र पर देखने को मिल रही है? और मतदाताओं से भी बातचीत करने की कोशिश कीजिएगा कि किस और उनका रुख है, किन मुद्दों को लेकर के वो मतदान कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, मेरे पीछे में मतदान केंद्र है, लंबी कतार लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि पीछे में लंबी कतार है, महिला और पुरुष दोनों की कतार लगी हुई है। 7 बजे से स्टार्ट हुआ है और मतदान की प्रक्रिया 7 बजे से आरंभ हो चुकी है और सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखी जा रही है। और रह गई बात मतदाताओं की, तो मतदाताओं से जो अपनी विकास को कोई, या चूंकि बिहार है, बिहार में जाति समीकरण अधिक आता है। जाति समीकरण सबसे बड़ी चीज मुद्दा यहाँ होता है। अगर उम्मीदवारी भी दी जाती है तो जाति आधार पर उम्मीदवारी दी जाती है। और यहाँ विकास का मुद्दा मेरे समझ से नहीं बल्कि स्थानीय मतदाताओं की समझ से वो गुम है। तो वैसी परिस्थिति में जब जातीय समीकरण को देखा जाए तो यहाँ से हर जाति के समीकरण के आधार पर प्रत्याशी तय की जाती है। बिल्कुल, विकास के मुद्दों को लेकर के जनता मतदान कर रही है। हमारे साथ में अनिरुद्ध बने हुए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश की बात करें तो 3 चरणों में जनता का रुख जब जाना तो जनता का कहना था कि बदलाव चाहते हैं और कुछ का कहना था कि विकास के मुद्दों को देखते हुए मतदान करेंगे। किस तरीके का रिस्पॉन्स राजनीतिक दलों को है? तो मध्य प्रदेश में लोकसभा का इस बार का चुनाव 4 चरणों में होना था। पहला चरण 19 अप्रैल को था, दूसरा चरण 26 अप्रैल को था, तीसरा चरण 7 मई को था और चौथा चरण आज 13 मई को है, जहां पे सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है। और दोनों ही पार्टियां अपनी जीत का दावा कर रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों में 2019 में भारतीय जनता पार्टी के पास 28 सीटें थी। केवल 1 सीट छिंदवाड़ा, जो कि कांग्रेस के बड़े नेता हैं कमलनाथ, उनका गढ़ माना जाता है, वहां से उनका
बेटा नकुलनाथ सांसद था। और इस बार भारतीय जनता पार्टी पूरी 29 की 29 सीटें जीतने का दावा कर रही है। इसके लिए उसने कड़ी तैयारी की थी। बूथ लेवल पे जो 64,500 से ज़्यादा बूथ उन्होंने एक्टिव किए थे 2023 के विधानसभा चुनाव में, उन्हीं बूथ वर्कर्स ने इस बार लोकसभा चुनाव में भी अपना परफॉर्मेंस अच्छा किया। हालांकि वोट परसेंटेज 3 चरणों में मध्य प्रदेश में काफ़ी कम रहने से थोड़ी बहुत चिंताएं थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी, हालांकि जीतू पटवारी प्रदेश कांग्रेस मध्य प्रदेश के बड़े युवा अध्यक्ष हैं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में कांग्रेस में सबसे ज़्यादा नेताओं ने कांग्रेस छोड़ी और हजारों नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। हालांकि पार्टी दावा कर रही है कि नेताओं के या किसी पूर्व नेता के, पूर्व विधायक के, पूर्व केंद्रीय मंत्री के पार्टी से आने या जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगदड़ की स्थिति के बीच कांग्रेस मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ रही है। और आज चौथे चरण का चुनाव जिन 8 सीटों पे होगा वहां पे भी कांग्रेस में भगदड़ की स्थिति थी। इंदौर का नजारा सबने देखा जब कांग्रेस के घोषित उम्मीदवार, अधिकृत उम्मीदवार अक्षय बम ने न केवल अपना नामांकन वापस लिया और वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। और अक्षय बम को भारतीय जनता पार्टी में लाने के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और उनको भारतीय जनता पार्टी शामिल करवाने में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता और राष्ट्रीय महासचिव और मोहन सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की बड़ी भूमिका थी। तो दोनों ही पार्टी अपना अपना दावा कर रही है, लेकिन आम जनता में भारतीय जनता पार्टी का दावा मजबूत नजर आ रहा है, वो भी मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के लिए। और आज जिन 8 लोकसभा सीटों पे चुनाव हो रहा है, मालवा निमाड़ के अंचल है, ज्यादातर सीटें वहीं की आती हैं, वहां पर 2019 में सभी 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई थी। तो कांग्रेस के लिए मुकाबला काफी कड़ा है, लेकिन कांग्रेस नेताओं का हौसला बड़ा बुलंद है और उनका कहना है कि वे 2019 के चुनाव से इस बार मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। बिल्कुल अनिरुद्ध, देखना होगा 4 जून को नतीजे बताएंगे कि जनता का रुख किस ओर है। हमारे साथ में राहुल बने हुए हैं मुंबई से। राहुल, जिस तरीके से मतदान के लिए जागरूक किया गया और सियासी समीकरण, अगर मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो किस तरीके का सियासी समीकरण है, जातिगत समीकरण है और किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया था जनता को लुभाने के लिए? अभी जो हमें मिला हमारे स्वदेश के संवाददाता जहाँ पे है जलगांव और अहमदाबाद और शिरडी, यहाँ पे एक बेग आज 7:29 हो चुका है। एक बेग लाइन संख्या बढ़ गई, काफी भारी मात्रा में लोग वोट डालने आने लगे हैं। और खासकर औरंगाबाद की बात करें तो औरंगाबाद मुस्लिम बहुल इलाका माना जाता है, जहाँ से ओवैसी के लिए लड़ते हैं। तो यहाँ पे कतारें एक बेग 7:29 हो चुका है और जिस तरह से धीमी मतदान हुई थी, यहाँ काफी संख्या में मतदान डालने के लिए कतारों में लाइन लग चुकी है। और शिरडी की बात करें, शिरडी में भी ऐसा हो चुका है जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे हैं। अब बात करते हैं आपकी जातिगत समीकरण की, तो जहां तक ओबीसी और मराठा आरक्षण की बात करें तो ये 11 सीट को बहुत प्रभाव डालेगा, क्योंकि मनोज निरंगे पार्टी जिन्होंने आंदोलन किया था मराठा आरक्षण को लेकर, इन्हीं सीटों पर प्रभाव ज्यादा पड़ना है। और मराठा नाराज थे बीजेपी से भी और एकनाथ शिंदे से भी, तो लास्ट में मनाने की कोशिश की गई, लेकिन कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने जब खारिज कर दिया था तो मराठाओं का कहना था कि ओबीसी आरक्षण में से हमको आरक्षण नहीं चाहिए, जबकि एकनाथ शिंदे और जो बीजेपी है वो पूरी तरह से तैयार थी कि यहाँ पे विधानसभा में पास कर दिया था तो ओबीसी आरक्षण में से देंगे, लेकिन उनका कहना था अलग से एक आरक्षण, हमें 11% आरक्षण चाहिए अलग से मराठा। इसका कहीं ना कहीं जो 11 सीट है उसको प्रभाव करेंगी और ओबीसी और मराठा आरक्षण के बीच में कहीं ना कहीं टकराव होगा, क्योंकि ये जो 11 सीट है मराठाओं की राजनीति होती है। यहाँ पे मराठा समुदाय के लोग काफी ज्यादा आते हैं। खाली औरंगाबाद और अहमदनगर छोड़ दे तो मुस्लिम इलाका है थोड़ा सा, इसलिए मराठाओं की संख्या काफी ज्यादा है। तो देखा जाएगा कि समीकरण कहाँ तक फिट बैठता है। जी बिल्कुल, आरक्षण को लेकर काफी विवाद भी मुंबई महाराष्ट्र में देखने को मिला था। अब नतीजे बताएंगे कि जनता का रुख किस ओर है। अंकित हमारे साथ में बने हुए हैं। अंकित, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो दिग्गजों की साख दांव पर है, ऐसे में किस तरीके से चुनाव प्रचार किया गया था और किन वोटरों को साधने की कोशिश की थी? अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने हमेशा स्वर्ण की राजनीति करी है, साथ साथ विकास के मुद्दे की राजनीति भी करी है। तो अगर बीजेपी ने जो है अपने कोर वोटर जो है, जो स्वर्ण है, उनको साधने की बात करी और कहीं ना कहीं वो ओबीसी और SC/ST की जातियों को भी साधने के लिए कई जगह योगी आदित्यनाथ ने जनसभाएं करी, कई जगह जो है उन्होंने बड़ी बड़ी रैलियों का आयोजन किया, जनसभा करी और बोला कि आप वोट देने आइए। और अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, विपक्ष के पास सिर्फ एक मुद्दा था कि
बीजेपी की सरकार हटानी और इंडिया अलायंस की सरकार लेकर के आनी। तो विपक्ष ने उस हिसाब से अपना चुनाव प्रचार किया है। विपक्ष ने मुस्लिम को अपना कोर वोटर्स माना है और अखिलेश यादव जो कि यहाँ का बड़ा चेहरा है, आज कन्नौज से चुनाव भी लड़ रहे हैं, उन्होंने भी कई बार बोला है कि मुस्लिम मतदाता जो है वो वोट करे और मुस्लिम मतदाता हमारे साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर फैक्ट्स की बात करें तो जो बीजेपी की पिछली सरकार थी उसमें मुस्लिम कोर मतदाता थे और मुस्लिमों का बड़ा वोट एक शेयर हुआ था, तब बीजेपी की सरकार का गठन हुआ था। अब देखना इस बार ये होगा कि कितने परसेंट जो वोटर्स हैं वो टर्नआउट होते हैं और किस पार्टी को वोट देते हैं, जिसका फैसला 4 जून को हमारे सामने होगा। और किस हिसाब से उत्तर प्रदेश की सरकार होती है। अगर जातीय समीकरण की बात करें तो जातीय समीकरण करीब करीब 59% हिंदू है जहां पर आज वोटिंग हो रही है और करीब करीब 33% मुसलमान है वहां पर जहां पे वोटिंग हो रही है। तो कहीं ना कहीं ये देखने को मिलता है कि कहां तक लोग बाहर आते हैं और कितना वोट परसेंटेज आता है आज, और उसके हिसाब से 4 जून को क्या रिजल्ट आते हैं। इंडिया अलायंस की सरकार बनती है या बीजेपी की सरकार बनती है, वो 4 जून को पता लगेगा। वैष्णवी, बिल्कुल देखना होगा कि किस तरीके से जनता का रुख होगा। विकास के मुद्दों को लेकर के जनता मतदान कर रही है और कुछ जनता जो है वो बदलाव चाहती है। ये तो नतीजे बताएंगे कि जनता का रुख किस ओर है। धर्मेंद्र हमारे साथ में पटना से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर पटना में जातीय समीकरण और सियासी समीकरण की बात करें तो किन वोटरों का प्रभाव यहाँ पर पड़ता है? बात मैं बता दूं, गृह राज्य मंत्री उजियानगर से लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वहां जादवों की संख्या अधिक है और जादवों की संख्या है, वहां जाति का जो ज्यादा उम्मीदवार दिया गया है। तो इन चीजों को अगर देखा जाए हर जगह, ये नहीं कि बल्कि उजियानगरपुर की बात मैं कह रहा हूं, 5 लोकसभा क्षेत्र में जहां जिन जगह चुनाव हो रहा है सभी जातीय समीकरण के आधार पर प्रत्याशी दी गई है। तो सबसे बड़ी बात है कि मुद्दा विकास की होनी चाहिए। विकास के मुद्दा कहीं दिख नहीं रहा है, सिर्फ यहाँ जाति समीकरण के आधार पर वोट पोल कर रहे हैं। और यही सबसे बड़ी बात है विडंबना है बिहार की, जो कि विकास का मुद्दा गौण होता है और जाति समीकरण आगे बढ़ जाता है, जिस कारण से बिहार की स्थिति ठीक नहीं है। तो रह गई बात, अगर ये विकास का मुद्दा अगर बन जाए तो निश्चित रूप से बिहार एक नए बिहार के रूप में विकसित होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बात तो करती है, लंबी बातें करते हैं मतदाता, लेकिन जब मतदान की स्थिति जब आती है, समय आता है, तो वो जाति समीकरण के आधार पर वोट पोल करते हैं। ये सबसे बड़ी चीज है यहाँ की। बिल्कुल, अब ये नतीजे बताएंगे कि जनता का रुख किस ओर है। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, अगर मध्य प्रदेश में 8 सीटों में से अगर एक सीट इंदौर की अगर बात करें तो सियासी घमासान वहां पर देखने को मिला था, लेकिन कांग्रेस की ओर से एक अभियान चलाया गया था कि नोटा पर वोट दे। वहीं बीजेपी की ओर से भी लोगों को समझाइश दी गई थी, समझाया गया था कि अफवाहों से बचे। लेकिन इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इंदौर का जो मतदान प्रतिशत है वो कितना घट सकता है। जहाँ तक इंदौर की बात करें तो इंदौर पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। यहाँ पे सुमित्रा महाजन, 2 पूर्व लोकसभा अध्यक्ष हैं, वे 8 बार से ज़्यादा चुनाव जीती और इसके बाद शंकर ललवानी पिछली बार भी 2019 में भारी मतों से जीते थे और इस बार पार्टी ने उन्हीं पर विश्वास करते हुए शंकर ललवानी को इंदौर से मैदान में उतारा है। लेकिन एक राजनीतिक घटनाक्रम में अक्षय बम अचानक से पार्टी से नाराज हुए, उन्होंने नामांकन वापस किया, अब उन्होंने भाजपा ज्वाइन किया, उन पे जो केस चल रहे थे आदि तमाम तरह की बातें जो सामने आ रही हैं। लेकिन इसके बीच कांग्रेस पार्टी ने बड़ा विचित्र अभियान इंदौर में चलाया और ये इंदौर वासियों को, इंदौर मां अहिल्या की नगरी है और प्राचीन परंपरा से जुड़ा हुआ शहर है, वहाँ पे पहली बार ये देखने को मिला कि कांग्रेस पार्टी जैसी बड़ी पार्टी के नेता ऑटो रिक्शा पे, गाड़ियों पे, वाहनों पे पोस्टर चिपकाते हुए नजर आई है कि आप भारतीय जनता पार्टी को वोट मत दीजिए, नोटा पे वोट करिए। हालांकि वहाँ से बसपा के अधिकृत उम्मीदवार सोलंकी मैदान में है और बसपा की बात करें तो इंडिया अलायंस में वो कांग्रेस पार्टी की समर्थक है। लेकिन इसके बाद भी इंदौर में जिस तरह से नोटा को लेकर अभियान चलाया गया, उसने एक अलग ही तरह का संदेश दिया है, न केवल इंदौर में या मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश भर में। लेकिन इससे मुकाबला जरूर रोचक हो गया है और कुछ प्रचार प्रसार और फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए कांग्रेस को मौका मिला, लेकिन इंदौर की जनता पे इस पर फर्क पड़ेगा ये कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि इंदौर की जनता पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देती है और यहाँ पे मुकाबला ना के बराबर होने से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत बिल्कुल तय मानी जा रही है। लेकिन फिर भी नोटा के प्रचार ने देश भर में न केवल
मध्य प्रदेश को बल्कि इंदौर को भी सुर्खियों में ला दिया। और इंदौर की बात करें तो इंदौर में आज कैलाश विजयवर्गीय जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं और मोहन सरकार के मंत्री हैं, वो भी अपना वोट डालने थोड़ी देर बाद अभी रवाना होंगे। और उन्हीं के कारण, उन्हीं ने जो घटनाक्रम किया था उसके बाद अक्षय बम नामांकन वापस करके भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे। तो इंदौर की जो सीट है उसमें मुकाबला बिल्कुल एक तरफा है। जिस तरह खजुराहो में हुआ था कि समाजवादी पार्टी की जो उम्मीदवार थी उनका नामांकन रद्द हुआ था और वहां से भी एक तरह से भारतीय जनता पार्टी को क्लीन स्वीप मिल गई है। तो इंदौर 29 लोकसभा सीटें जो मध्य प्रदेश की है उसमें इंदौर और खजुराहो पे भारतीय जनता पार्टी को, हालांकि पार्टी चुनाव लड़ रही है लेकिन बिना चुनाव लड़े ही जीत मिल गई थी। और जहां तक बात करें मध्य प्रदेश की एक और हाई प्रोफाइल सीट है जिस पे पहले चरण में वोटिंग हुई थी और वो है छिंदवाड़ा की सीट। छिंदवाड़ा पे इस बार नकुलनाथ जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के बड़े नेता कमलनाथ के बेटे हैं, वह सांसद थे और इस बार भी वही मैदान में और उनका मुकाबला बंटी साहू से। और छिंदवाड़ा की बात करें तो छिंदवाड़ा से ही बड़ी तादाद में कांग्रेस के नेता कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। वहां पार्टी ने इस बार बड़ी दमदारी से चुनाव लड़ा। वहाँ छिंदवाड़ा का क्लस्टर प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय को बनाया गया था। कैलाश विजयवर्गीय कई दिनों तक वहां डटे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहां पहुंचे। तो सभी की नज़र इस बार जो 4 जून को आने वाले नतीजों पे रहेगी, उसमें छिंदवाड़ा सीट पे रहेगी कि क्या छिंदवाड़ा कमलनाथ अपना किला छिंदवाड़ा में बचा पाएंगे या भारतीय जनता पार्टी उसे ध्वस्त कर देगी। हालांकि पार्टी का दावा है कि पार्टी ने बूथ स्तर पर जो चुनाव लड़ा है वो काफ़ी दमदारी से लड़ा है। और इसके बाद आज की बात करें तो आज जिन 8 लोकसभा सीटों पर सुबह से वोटिंग शुरू हो गई है उनमें रतलाम की सीट भी महत्वपूर्ण है। रतलाम से कांग्रेस ने कांतिलाल भूरिया जो पूर्व केंद्रीय मंत्री और मध्य प्रदेश के बड़े आदिवासी नेता माने जाते हैं उनको मैदान में उतारा और उनके लिए राहुल गांधी खुद सभा लेने रतलाम के जोबट में आए थे। तो आज सुबह से 8 सीटों पर मध्य प्रदेश में वोटिंग शुरू हो गई है। मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है कई जिलों में बारिश का। और इसके बीच अभी सुबह तक जितनी बात करें तो वोटिंग परसेंटेज सभी 8 सीटों के बूथों पे काफ़ी धीमा है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे समय बीतेगा 1 या 2 घंटे बाद वोटिंग में तेजी आएगी और बूथों पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई नजर आएंगी। फिलहाल अनिरुद्ध मतदान जारी है और लोग भी मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। इंदौर से चेतन ब्यूरो चीफ हमारे साथ में बने हुए हैं। चेतन, इंदौर की बात करें तो सियासी घमासान देखने को मिला था और एक तरीके से कांग्रेस ने भी अभियान चलाया था, तो वहीं बीजेपी ने भी लोगों को समझाइश दी थी कि अफवाहों से बचे। अब ऐसे में आप अगर मतदान केंद्र पर मौजूद है तो बताइएगा कि लंबी कतारें क्या मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है, किस तरीके से वोटिंग इंदौर में हो रही है? बात कर लें, इंदौर का चुनाव काफी दिलचस्प होने जा रहा है क्योंकि यहाँ कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे वो सीधे तौर पर बीजेपी में शामिल हो गए थे। उसके बाद कहीं ना कहीं पूरी चीज जीत हो गई थी बीजेपी की। उसके बाद लगातार कांग्रेस यह कह रही थी कि अब नोटा का बटन दबाइए और लोकतंत्र की जिस तरह से बात हो रही थी, लोकतंत्र के को अगर बचाना है तो कहीं ना कहीं नोटा को बटन दबाना, इसको लेकर लगातार कांग्रेस अभियान चला रही थी। अब देखने वाली बात होगी कि शाम तक कितने प्रतिशत मतदान इंदौर में होता है, क्योंकि जिस तरीके से बात कर लें 8 लोकसभा सीटें हैं मध्य प्रदेश के अंदर, मालवा और निमाड़ की, और काफी अहम सीट मानी जाती थी आर्थिक राजधानी इंदौर की, जहाँ पे सीधे तौर पर बीजेपी काफी बढ़त लेकर जीत के दावे कर रही है। वहीं अगर बात कर ले कांग्रेस लगातार कह रही है कि यहाँ कहीं ना कहीं नोटा का बटन दबाइए। अब जनता जनार्दन किसी और जाती है, किस और रुख उनका फैसला जाता है, ये तो आने वाला समय बताएगा। पर जिस तरीके से बात कर लें काफी कांटे की टक्कर अगर मान ली जाए तो रतलाम और झाबुआ, और बात कर ले खंडवा की, और बात कर ले सीधे तौर पर खरगोन की, तो जो मालवा और निमाड़ की सीटों की बात करें तो वहाँ कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर मानी जा रही है। और सीधे तौर पर अगर मुकाबले की बात करी जाए तो बीजेपी और कांग्रेस दो ही दोनों लोग में मुकाबला है। और अगर बात कर ले जिस तरीके से तापमान की, तो तापमान में कहीं ना कहीं गिरावट आ रही है और मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि कहीं ना कहीं हो सकता है दोपहर के वक्त बारिश भी हो। तो अब देखना होगा कि मतदान प्रतिशत किससे बढ़ता है, क्योंकि अगर बात कर लिया दूसरे चरण के मतदान की, तो दूसरे चरण में कहीं ना कहीं मतदान धीमा था, तीसरे चरण में मतदान बढ़ा। अब देखने का चौथे चरण का मतदान है तो कहीं ना कहीं किस तरीके से रुझान आता है और किस तरीके से लोगों में जागरूकता आती है। क्योंकि जिस तरीके से चौथे चरण के मतदान की बात कर ली जाए तो लोगों में जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया गया था, लोगों में लगातार अवेयरनेस की बात करी जाती थी और प्रशासन शासन की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि आप मतदान। बिल्कुल, चौथे चरण में देखना होगा कि इंदौर में भी किस तरीके से मतदान होता है, कितना वोटिंग परसेंटेज सामने आता है। राहुल हमारे साथ में मुंबई महाराष्ट्र से बने हुए हैं। राहुल, किस तरीके से चुनाव प्रचार यहाँ पर किया गया था और किन दिग्गजों की साख दाव पर है मुंबई महाराष्ट्र की बात करें तो? बता दूं यहाँ के जो वोटर है काफी कंफ्यूज है। जिस तरह से हम शुरू से बात करते आए कि यहाँ स्थिति पक गई है,
जिसमें 4 पार्टियां बन गई, 2 शिवसेना बन गई, 2 एनसीपी बन गई। तो हम जब ग्राउंड जीरो पे बात कर रहे, वोटरों से बात कर रहे थे, तो आप किसको देंगे, तो कोई कहता था उद्धव ठाकरे को देंगे और चुनाव चिन्ह तीन कमान बताया करता था। तो इस तरह से वोटरों में जो कंफ्यूजन पैदा हुआ है उसको लेकर कहीं ना कहीं जागरूकता फैलाई गई। यहाँ तक तो लोगों को ये भी नहीं मालूम कौन सा कैंडिडेट खड़ा है, उसके नाम से नहीं पता होता है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा वोटरों में कंफ्यूजन, जो 4 पार्टी 2 भाग में शिवसेना बटी, 2 भाग में एनसीपी बटी। अभी इनको ये भी नहीं मालूम कि शरद पवार की एनसीपी कौन है, अजित पवार की एनसीपी कौन है, उद्धव ठाकरे की शिवसेना कौन है, एकनाथ शिंदे की शिवसेना कौन है। जब ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे थे तो काफी वोटरों से हमने पूछा कि आप इस तरफ शिवसेना जानते, तो किसी ने तीन कमान की बात करी, तो किसी ने उद्धव ठाकरे की बात करी, किसी ने घरे की बात करी, किसी ने शरद पवार। तो इस तरह से पूरा महाराष्ट्र कहीं ना कहीं कंफ्यूज है वोट देने में। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये प्रभाव पड़ेगा। देखिए इसका बेनिफिट किसको मिलता है। और बात करें परसेंट ऑफ रेशियो की वोट का, तो अभी जो खबर मिल रही है जलगांव और क्या नाम है जनाना में फिर से कतार लंबी लाइन लगने लगी है। अभी 7:42 हो चुके हैं। उसको देखते हुए कहीं ना कहीं ये जो पहले जो 3 चरणों के चुनाव में थे काफी धीमी मतदान हो रही थी, लेकिन इस समय मतदान की काफी संख्या बढ़ चुकी है। काफी जगह से जो रिपोर्ट मिल रही है, सिरडी में भी संख्या बढ़ गई है, बीड में भी बढ़ गई है, औरंगाबाद में भी बढ़ गई है, तो संख्या काफी बढ़ गई है। लेकिन एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन केवल यही है कि मतदाता काफी कंफ्यूज है। चलिए राहुल, आप बने रखिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर बता देते हैं। चौथे चरण का मतदान जारी है और 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाताओं से अपील की है, मतदाता से मतदान करने की अपील की। लोकतंत्र को मजबूत करे, कर्तव्य निभाए। ये बड़ी खबर, जहां चौथे चरण के लिए मतदान जारी है। पीएम मोदी की मतदाताओं से अपील, मतदाता से मतदान करने की अपील की गई है। लोकतंत्र को मजबूत करें और कर्तव्य निभाएं। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर वोटिंग हो रही है। बता दें कि लंबी कतारें देखने को मिल रही है मतदान केंद्रों पर। इंदौर से हमारे साथ चेतन सिंह ब्यूरो चीफ जुड़ गए हैं। चेतन, अगर इंदौर की बात करें तो सियासी घमासान तो देखने को मिला था, लेकिन फिलहाल अगर आप मतदान केंद्र पर मौजूद है तो क्या लंबी कतारें सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है तो देखने को मिल रही है? 7 बजे की बात कर ले तो लंबी लंबी कतारें देखने मिल रही है। ग्रामीण अंचल की बात कर ले, चाहे शहरी क्षेत्र की बात कर ले, दोनों ही जगह लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। और जिस तरीके से लोगों में जागरूकता हमने देखी है, लोकतंत्र की मजबूती के लिए लोग मतदान जरूर कर रहे हैं, चाहे महिला है चाहे पुरुष है। उनका कहना है कि लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो मतदान जरूर करना पड़ेगा। और बता दूं सीधे तौर पर स्वदेश न्यूज ने भी अपील की है, जगह जगह कई सेल्फी पॉइंट्स भी लगाए हैं। उनका भी कहना है कि जिस तरीके से लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है तो आप मतदान अवश्य करिए, क्योंकि अगर जिस तरीके से लगातार जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी कह रहे हैं, लगातार लोगों को कह रहे थे कि अगर लोकतंत्र की मजबूती के लिए आपको मतदान अवश्य करना है। क्योंकि जिस तरीके से बता दें कि दूसरे चरण का जो मतदान हुआ था काफी धीमा हुआ था, तीसरे चरण के मतदान में कहीं ना कहीं बड़ी बढ़ोतरी हुई थी। पर आज का जो मतदान है प्रतिशत कहीं ना कहीं बहुत बढ़ावा दिखेगा, क्योंकि शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्र में हम लगातार घूम रहे हैं, लगातार देख रहे हैं, लोगों में अवेयरनेस देख रहे हैं। और लोगों की बात करें तो सुबह से लोगों में जागरूकता, लंबी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है। अब देखना होगा कितना प्रतिशत कितना मतदान 1 बजे तक होता है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें तो दोपहर का जो वक्त होता है, क्योंकि टेम्परेचर की बात करें 42 डिग्री से ऊपर का टेम्परेचर जा रहा है, कहीं ना कहीं काफी हार्ड मौसम हो रहा है। कहीं भी देखी जाए, अगर मालवा की बात कर ली जाए तो मालवा और निमाड़ की जो कंडीशन है वो कहीं ना कहीं 1 या 2 डिग्री से हो रही है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं लोगों में अगर बात करें तो काफी अवेयरनेस है। सुबह की बात करें तो सुबह का वक्त है, सुबह के करीब 8 बज चुके हैं, 7:45 बज रहे हैं। तो अभी आप देख रहे होंगे कि लंबी लंबी कतारें। तो बता दूं 9 से 10 बजे के दरमियान जो मतदान प्रतिशत निकल के आया था काफी बड़ा निकलेगा, क्योंकि जिस तरीके से लोगों में अवेयरनेस है और लगातार लोकतंत्र की बात कर लें तो लोकतंत्र को अगर मजबूत करना है, इसके लिए लोगों में अवेयरनेस हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लोग सुबह से ही अपने मतदान का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, मतदान केंद्रों पर अगर व्यवस्थाओं की बात करें तो किस तरह से व्यवस्थाएं की गई है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी है कि और बारिश को अलर्ट जारी किया है। ऐसे में गर्मी को देखते हुए व्यवस्थाएं तो थी, लेकिन बारिश को देखते हुए मतदान केंद्रों पर क्या व्यवस्थाएं की गई है? जी, अगर बारिश की बात कर ले तो कई ऐसे मतदान केंद्र जो आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं, और वहां पर अगर बात कर ली जाए तो तड़पाहार की व्यवस्था भी करी गई। और अगर बात करें गर्मी को देखते हुए कहीं ना कहीं राहत मिले, इसके लिए पेयजल की व्यवस्था भी गई। तो शासन और प्रशासन की तरफ से अच्छी व्यवस्थाएं इस बार की गई है। पर बारिश की अगर बात करें तो कहीं अगर बारिश आती है उसके लिए हमने देखा कहीं भी ऐसा वाटर प्रूफ टेंट नहीं लगाया गया। पर जिस तरीके से अगर बात करें तो जो स्कूल होते हैं, जो बड़े बड़े धर्मशाला होते हैं,
जो कॉलेजेस होते हैं उनको मतदान केंद्र बनाया जाता है। तो वहाँ इस तरीके की व्यवस्था रहती है कि मतदान अंदर आप जाके खड़े हो सकते हैं, लंबी लंबी कतारें लगा सकते हैं और वह जगह भी बड़ी रहती है। इसको देखते हुए अगर बात करें तो बाहर जरूर टेंट लगाए, पर वाटर प्रूफ टेंट की व्यवस्था कहीं भी हमको देखने को नहीं मिली है। अगर बात करें जिस तरह के मौसम विज्ञानी का कहना है कि हो सकता है, अनुमान लगाया जा रहा है कि निमाड़ में कहीं ना कहीं बारिश हो सकती है। अब देखने वाली बात है कि 8 लोकसभा सीटें हैं और 8 लोकसभा सीटें कंप्लीट होती तो 29 की 29 सीट जो मध्य प्रदेश की वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मध्य प्रदेश का जो चौथे चरण का जो चुनाव है वो खत्म हो जाएगा। चलिए चेतन, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। उत्तर प्रदेश से अंकित हमारे साथ में बने हुए हैं। अंकित, कई दिग्गजों की साख दांव पर है, लेकिन जनता की बात करें तो जनता का रुख किस ओर है? क्या विकास के मुद्दों को लेकर के जनता मतदान कर रही है, और क्या सुबह से ही लंबी कतारें मतदान केंद्रों पर देखने को मिल रही है? बात करें तो जनता विकास के मुद्दों को लेकर के वोट देना चाहती है। तो हमने कई बार जो है जनता से बात करी थी, तो जनता का जो रुख है इस बार वो विकास के मुद्दों को लेकर है। और जनता जो है, जो इंडी गठबंधन है उस पर बिल्कुल जो है बहुत कम ट्रस्ट है अगर उत्तर प्रदेश की बात करें। और उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं विकास को लेकर के और जो जनसभाएं बीजेपी ने करी हैं उसका असर जरूर देखने को मिलेगा 4 जून को। और अगर लंबी कतारों की बात करें तो अभी तक लंबी कतारों की सूचना कहीं से नहीं आई है। सेवता एक जगह पड़ती है खीरी में, और सेवता में 7 से 7:30 तक बिजली नहीं थी, जिसकी वजह से मतदान प्रभावित हुआ और वहां के पीठासीन अधिकारी ने वहां के एसडीएम को फोन करके बिजली चालू करवाई है। और बता दें इस तरीके से मतदान जो है सुबह 7 बजे से जहां भी है वहां 2-4 ही लोग पहुंच रहे, कहीं से लंबी लाइन और लंबी कतारों की सूचना नहीं आ रही है। लेकिन इस तरीके से जो है जब मतदान अभी शुरू हुआ है 7 बजे से, कहीं ना कहीं 10 बजे तक एक बड़ा वोट परसेंटेज देखने को मिलेगा उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 7 बजे से 10 बजे तक जो भी वोट होते हैं अभी तक तीनों चरणों में हमने देखा कि बड़ा वोट निकल करके आता है, एक परसेंटेज बड़ा आता है और कहीं ना कहीं लोग निकलेंगे और 10 बजे तक एक बड़ा मतदान करेंगे। चलिए अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ में, आगे और जानकारी आपसे लेंगे। राहुल हमारे साथ में बने हुए हैं। राहुल, अगर मतदान की बात करें तो मतदान की प्रक्रिया में कई तरह की तकनीकी खराबी सामने आती है, ईवीएम खराबी की खबरें भी सामने आती है। क्या अभी तक कोई भी ईवीएम खराबी की खबर सामने आई है? जहाँ पे 11 सीटों पे अभी तक कोई भी ऐसी खबर नहीं जहाँ पे ईवीएम खराब हो या व्यवस्थाएं खराब हो या जो भी व्यवस्थाएं की गई है कोई किसी की शिकायत नहीं आई है। और जहाँ तक संख्या की बात करें तो संख्या बढ़ती चली है कतारें। जिस हिसाब से 3 चरणों का चुनाव जो इस समय तक काफी धीमा रहा करता था, लेकिन इस समय लंबी कतारों में देखा जा रहा है, वोट डालने आ रहे हैं काफी 11 सीट में 6 से 7 सीट ऐसी है जहाँ लंबी कतारें देखी जा रही है इसमें भी। तो अब हो सकता है कि 6 बजे तक जो महाराष्ट्र का परसेंट था जो गिरा हुआ था और राज्यों को देखते हुए, तो कहीं ना कहीं महाराष्ट्र का परसेंट भी आज शाम 6 बजे तक बढ़ के जाए। जिस हिसाब से रुझान आ रहा है कि सवेरे से ही कतार में लगे हुए लोग, थोड़ी धीमी शुरुआत हुई थी लेकिन 7:50 हो चुके हैं। अभी कतारें जो 11 सीटों में से 6 से 7 सीट रहती है जहाँ लंबी कतारें देखने को मिल रही है। वैष्णवी, बिल्कुल देखना होगा कितने परसेंटेज जो वोटिंग है वो होती है। अनिरुद्ध हमारे साथ में बने हुए हैं। अनिरुद्ध, मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान हो रहा है और ऐसे में बात करें तो दिग्गजों की साख भी दांव पर है, लेकिन मध्य प्रदेश में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और सीएम डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे थे, राहुल गांधी भी पहुंचे थे, चुनाव प्रचार किया था। और आज अगर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रम की बात करें तो क्या कुछ कार्यक्रम उनके रहेंगे मध्य प्रदेश में मतदान को देखते हुए? क्या उनकी कोई सहभागिता इसमें रहेगी? जो लोकसभा चुनाव है उसमें 8 लोकसभा की सीटों पे मध्य प्रदेश में भी चुनाव हो रहा है। और जहां तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की बात करें तो वे उज्जैन के निवासी हैं और वे आज उज्जैन में अपना मतदान करेंगे। और इसके अलावा बात करें तो उन्होंने पिछले दिनों बड़ी तूफानी सभाएं ली है पूरे मालवा, खासकर चौथे चरण में उनकी भूमिका बड़ी थी कि उन्होंने चौथे चरण में कई सभाएँ ली, खासकर मालवा निमाड़ क्षेत्र में। उज्जैन के वो रहने वाले हैं तो उनका उस क्षेत्र में खासा प्रभाव है और उनकी सभाओं में और रोड शो में काफ़ी भीड़ उमड़ी और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने में पूरी तरह से अपना योगदान दिया। लेकिन जहां तक बात करें ईवीएम मशीन्स की, तो ईवीएम को लेके भी मध्य प्रदेश में अभी तक जितने 3 चरण के चुनाव हुए उसमें तरह तरह के सवाल खड़े हुए हैं। भोपाल की बात करें तो भोपाल में जिला पंचायत के एक सदस्य हैं विनय मेहर, उन्होंने अपने बच्चे के साथ ईवीएम का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर डाला। इसको लेकर चुनाव आयोग ने कड़ी कार्रवाई की है और पोलिंग पार्टी को ही सस्पेंड कर दिया और पुलिस कर्मी पे भी केस लगाया इस मामले में, जिनकी ड्यूटी वहाँ पे आम लोगों को या अंदर अव्यवस्था को रोकने के लिए थी। इसके अलावा बात करें तो कमल पटेल
पटेल जो पूर्व मंत्री हैं, उन्होंने भी ईवीएम के साथ अपने वोटिंग डालने के साथ अपने पोते के साथ फोटो खिंचवा के वायरल किया, उस पर भी उन पर केस दर्ज हो गया। और भोपाल के जो विधायक हैं कांग्रेस के आरिफ मसूद, उन्होंने भी मतदान केंद्र के पास सब बाहर एक नाबालिग के साथ फोटो खिंचवाया। इसके अलावा भी 2 अन्य मामले जिनमें चुनाव आयोग ने कार्रवाई की है, एफआईआर दर्ज की है, कई लोगों को सस्पेंड किया गया। तो ईवीएम को मध्य प्रदेश के इस बार के चुनाव में बच्चों का खेल बनाने के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। जिस तरह के जिला पंचायत के सदस्य बैरसिया के विनय मेहर ने, भारतीय जनता पार्टी के जो हैं, उन्होंने अपने बच्चे के साथ ईवीएम का वीडियो बना के वायरल किया, उससे पूरे मध्य प्रदेश की साख न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि देश भर में खराब हुई है। और इन सब के बीच आज लोकसभा की 8 सीटों के लिए मध्य प्रदेश में सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और आने वाले समय में वोटिंग में तेजी आएगी, ऐसा बिल्कुल। चुनाव आयोग का भी वीडियो अनुमान के है। सामने आने के बाद से ही सरकार भी एक्शन में है और चुनाव आयोग भी सख्त है और लगातार जो वोटिंग की प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से सही ढंग से चल रही है। हमारे साथ में धर्मेंद्र बने हुए हैं पटना से। धर्मेंद्र, ईवीएम खराबी की खबरें भी लगातार सामने आती है मतदान की प्रक्रिया के दौरान, क्या पटना से कोई खबर इस तरीके की सामने आई है अभी तक? अभी तक किसी प्रकार की ईवीएम मशीन में खराबी होने की समाचार तो नहीं मिला है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उसकी तकनीकी विभाग को अतिरिक्त एक्स्ट्रा कार्यालय में रखा गया है कि अगर किसी प्रकार की परेशानी होती है तो तकनीक विभाग वहां पहुंचकर उस ईवीएम मशीन को ठीक करके फिर मतदान की प्रक्रिया को आरंभ की जाए। तो ये सवाल सबसे बड़ी बात है, एक्स्ट्रा तकनीकी विभाग का कर्मी जो है वो ब्लॉक स्तर में प्रेजेंट है। अगर कहीं से सूचना मिलती है तो उस कर्मियों को वहां से भेजकर तकनीकी विभाग द्वारा उससे मरम्मती कर मतदान की प्रक्रिया आरंभ की जाती है। जी बिल्कुल, चौथे चरण का मतदान लगातार जारी है, लंबी कतारें देखने को मिल रही है। आप सभी का शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो मतदान की प्रक्रिया जारी है। चौथे चरण में 10 राज्यों की 96 सीटों पर मतदान हो रहा है और सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं और लगातार मतदान से जुड़ी तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।